अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय कविता चौबे मैम हैं। आज हम कक्षा 7वीं के विज्ञान के अध्याय अपशिष्ट जल की कहानी पर बहुत ही अच्छी चर्चा शुरू करें। उसके पहले मैं प्रमोद श्रीवास्तव, आज की हमारी विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माननीय कविता चौबे मैम और विषय को जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों का और उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूँ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए आज की इस महत्वपूर्ण लर्निंग अपशिष्ट जल की कहानी को हम शुरू करें और उसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय कविता चौबे मैम। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। बच्चों, आज हम अपना विषय का अंतिम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है और विभिन्न क्रियाकलाप इसके बिना संभव नहीं है। हमने देखा जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्लभ होता जा रहा है। आपने यह भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने, खाना बनाने के बाद हमारे द्वारा उपयोग किया गया जल कितना गंदा हो जाता है। इसका अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उनकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। जब भी वाहित मल यानी अवशिष्ट जल, दूषित जल, विषैले रसायन आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को हम जल प्रदूषक कहते हैं। अब ये देखिए, ये जल देखिए, ये कैसा दिख रहा है आपको? गंदा दिख रहा है ना, प्रदूषित। इसमें क्या क्या पड़ा है? सड़ी गली पत्ती, कागज, प्लास्टिक के टुकड़े। हम यदि आपसे कहें कि इस जल का उपयोग आप पीने में या अपने दैनिक क्रियाकलाप, नहाने में, कपड़े धोने में करिए, तो क्या आप इसका उपयोग करेंगे? आपका जवाब क्या रहेगा? नहीं। यदि बोला जाए आप इस पानी का उपयोग करिए, ये झाग वाले साबुन वाले पानी का, तो क्या होगा? इसको आप उपयोग करने के बाद, कपड़े धोने के बाद इसको क्या कर देते हैं? फेंक दिया जाता है। नालियों के द्वारा ये पानी बाहर निकाला। आपको अपने दैनिक क्रियाकलाप के लिए कैसा वाला जल चाहिए? ऐसा साफ पानी, है ना, पीने के लिए, नहाने के लिए। यदि आपको गंदे पानी का उपयोग करने के लिए बोले कि उस पानी से आप नहाइए, उसका कचरा फेंक के उसको पानी निथार कर नहा लीजिए, तो क्या जवाब रहेगा? कि इससे क्या हो सकता है? आपके स्किन प्रॉब्लम हो सकती, त्वचा संबंधी रोग हो सकते। तो हमें कैसा पानी की आवश्यकता रहती है? साफ जल की। अवशिष्ट जल यानी जो गंदा पानी है उसका हम उपयोग नहीं करते। तो ये जो पानी है ये दूषित कैसे होता है ना, किन किन कारणों से दूषित होता है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। जो विश्व जल दिवस 22 मार्च को, जैसा आप सभी जानते हैं, हमने पिछले जब जल वाला पाठ पढ़ाया था उस समय भी आपको बताया था। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। 2005 से 2015, है ना। वो क्या कहा था? जीवन के लिए जल अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। अब ये जल, दूषित जल कहाँ से आता है? हमने पिछले पार्ट में भी बताया था कि जो हमारा उपयोग करने वाला जो जल है
वो कितना है? मात्र 1%, है ना? 1% जल ही आप उपयोग के लायक बचा है, और यदि हम उसको भी दूषित कर लें तो हम कैसा हो जाएगा कि हमको अपने दैनिक जीवन में जो भी कार्य है, क्रियाकलाप के लिए गंदा पानी का उपयोग करना पड़ सकता है। तो हमें जो इसीलिए जल को बहुमूल्य संसाधन कहा गया है। क्या हमें इसे व्यर्थ में बहा देना चाहिए? ये भी एक प्रश्न है सोचने वाला। क्या हमें पानी को बहा देना चाहिए? जब मात्र 1% पानी है तो इसका हमको क्या दुरुपयोग करना चाहिए? हम इन सब के बारे में आपको आगे बताएंगे। अवशिष्ट जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग में लाने से पहले उसे प्रदूषण मुक्त किया जाता है, जिसे वाहित मल का उपचार कहा जाता है। ये है प्रदूषित जल। इसको पुनः उपयोग करने के लिए मतलब इसको क्या करा जाता है? शुद्ध करा जाता है। मतलब इस गंदे जल को ऐसा शुद्ध किया जाता है, फिर इसको उपयोग में लाया जाता है। तो इसे कहते हैं वाहित मल का उपचार। उपचार यानी रेमेडी, उसकी गंदगी को दूर करना। अब ये वाहित मल होता क्या है या अवशिष्ट जल होता क्या है? वाहित मल हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों, होटलों इत्यादि से निकलते हैं। यह वाहित मल द्रव रूपी अवशिष्ट होता है, क्योंकि ये पानी में जाके मिल जाते हैं। पानी क्या है? द्रव। तो ये द्रव रूपी अवशिष्ट होते हैं। इसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी, रोगवाहक जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इन अशुद्धियों में, इन अवशिष्टों में क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव, मृत जीवी, रोगवाहक जीवाणु, ये सब आपको जो वाहित मल होता है उसमें मिले हुए होते हैं। वाहित मल में वर्षा जल भी सम्मिलित है। अब आप कह सकते हो कि वर्षा जल को तो शुद्ध कहा है, ये कैसे हो सकता है? जो तेज वर्षा के साथ गलियों में जो भी गंदगी पड़ी रहती है ना, उसके साथ वो उसको गंदगी को ले जाकर बहता है। पानी ऊपर से वर्षा जल आता है, गलियों में, सड़कों में जो भी गंदगी पड़ी रहती है उसको वो अपने साथ बहाकर ले जाता है और अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले जाता है। इसलिए वर्षा जल भी अशुद्ध हो जाता है। अब ये जो अशुद्धि जो पानी में मिली है, जो हमारे घरों से निकली है, होटलों से निकली है, हॉस्पिटल से निकली है, हम इन पानी का शोधन करते कैसे? शुद्धिकरण कैसे होता है? आपके घरों में जो पानी की सप्लाई, पीने का पानी होता है, वो एक पाइपलाइन के द्वारा आपके घर में पानी की सप्लाई होती है ना? और दूसरे पाइप के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा जो आपका उपयोग किया हुआ अशुद्ध जल है, जिनमें अवशिष्ट मिले हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। एक पाइपलाइन के द्वारा आपके घर में शुद्ध जल की सप्लाई होती है और दूसरे पाइप के द्वारा आपके द्वारा उपयोग किया गया जल नालियों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब जो ये जल है, गंदा पानी है, इनका शोधन कैसे होता है? हमने देखा है कि हमारे घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति समानता पाइपों के जल द्वारा की जाती है ना? तथा पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। तो सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वो सारी चीजें जो मानव तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, अगर जल में मिल जाए तो वह अवशिष्ट जल बनाती है। क्या हुआ? अवशिष्ट जल की परिभाषा क्या होगी? कैसे होगा वो अवशिष्ट? कि क्या करेंगे हम? मानव द्वारा, है ना, पर्यावरण को, मानव ही तो पर्यावरण को दूषित करता है। यदि कोई भी पार्टी होती है या कुछ भी होता है तो डिस्पोजेबल आजकल उपयोग होते हैं, उसके द्वारा भी गंदगी फैलती है। हम घरों में कपड़े धोते हैं या जो भी बड़े बड़े उद्योगों हैं उनके द्वारा भी क्या होता है? गंदा पानी निकलता है और वो ऐसे ही बहा दिया जाता है, उसके द्वारा भी पानी
दूषित होता है। तो ये सब क्या होता है, अवशिष्ट जल होता है जो पर्यावरण को भी दूषित करता है। अब ये जो गंदा पानी निकला है ना, इनका जो अवशिष्ट जल का प्रबंधन कैसे किया जाता है? जो भी पानी निकला है घरों से, उद्योगों से, हॉस्पिटल से, होटलों से, उन अवशिष्ट जल का या दूषित जल का प्रबंधन कैसे किया जाता है? वाहित मल प्रतिदिन कई स्रोतों द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। शहरों में इसे भूमि के अंदर पाइपों द्वारा सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित किया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों के जाल को सीवर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जमीन के अंदर बड़े 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 पाइप चौड़े चौड़े डाले जाते हैं। जब खुदाई लगती है तो वो पाइप आपको दिखाई देते हैं। सीवर लाइन टूट जाती है या नए पाइप डलते हैं तो वो कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर डाले जाते हैं और उस सीवर लाइन के द्वारा, उस सीवर के द्वारा जो प्रदूषित जल को कहाँ लिया जाता है, एक पंप तक पहुंचाया जाता है। वहां पर इन पानी का शुद्धिकरण होता है, फिर वापस इसको कार्यों में लिया जाता है। सीवर के ऊपर होल होते हैं जिसे उनकी सफाई की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जिनको मैन होल कहते हैं, सड़क पर ऐसे गोल गोल ढक्कन लगे होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, वो क्या कहलाते हैं, मैन होल। उनको खोलकर नालियों की या उसकी सफाई की जाती है। सीवर का कार्य क्या है? सीवर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। सीवर क्या करता है, जो गंदा पानी होता है वो जहां पे उत्पन्न हो रहा है, उद्गम स्थल यानी जहां पे वो पैदा हो रहे हैं गंदे पानी, जहां उत्पन्न हो रहे हैं वहां से क्या करेगा, उस गंदे पानी को इकट्ठा करेगा और उसको उपचार संयंत्र तक, मतलब जो मशीनें रहती हैं जो उनको शुद्ध करती हैं, वहां तक ले जाने का कार्य सीवर करता है। अब मेन होल आपने सड़कों में देखे होंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर, है ना। मल व्यवस्था में मेन होल समानतः हर 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर बनाया जाता है। इसके अलावा 2 अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर बनाया जाता है। संधि जहां पे 2 सीवर लाइन आपस में मिलती है वहां पर भी मेन होल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाते हैं? मेन होल का कार्य क्या है कि उसको खोलकर उस जगह की सफाई करना। यदि सफाई नहीं होगी तो वो गंदा पानी कहाँ पे आ जाएगा, सड़कों पे, जो कि कई तरह की बीमारी को उत्पन्न करेगा। मेन होल उन स्थानों पर भी स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। मेन होल कहाँ बनाए जाते हैं? सड़कों में 50 से 60 मीटर की दूरी पर बनाए जाते हैं और जहां पर 2 सीवर लाइन मिलती है, संधि स्थल होता है, वहां बनाए जाते हैं और जहां पर सीवर का दिशा परिवर्तन होती है वहां पर भी मेन होल बनाए जाते हैं। अब ये प्रदूषित जल है, जो अवशिष्ट जल है या वाहित मल है, उनका उपचार कैसे होता है? आइए हम आपको उसके बारे में बताते हैं। सीवर द्वारा जो भी जलीय कचरे आते हैं उन्हें सीधा जल स्रोतों में प्रवाहित करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाता है। मतलब पानी में जो भी गंदगी मिली है उसको जल स्रोतों तक पहुंचाने से पहले उसकी सफाई की जाती है और वो सफाई 3 चरणों में पूरी होती है। प्राथमिक चरण या उसको बोलेंगे प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीय। अब वो कैसे होता है, आइए हम आपको बताते हैं। ये है, इनके माध्यम से ये तो पानी का उपचार होता है। प्राथमिक उपचार में क्या होता है? प्राथमिक उपचार में सबसे पहले जलीय कचरों को नालियों की मदद से जगह जगह पर पंप हाउस में एकत्रित किया जाता है। जलीय कचरे, है ना, इसमें प्राथमिक उपचार में जो भी ये जल में मिले हुए कचरे हैं इनको क्या करा जाता है, नालियों की जगह जगह पर जो भी कचरा इकट्ठा है वहां से इकट्ठा किया जाता है और इस इकट्ठे हुए जो
ये गंदा जो पानी है जिसमें कचरा मिला है, इनको पंप हाउस तक एकत्रित किया जाता है। नालियों से जो भी उसमें पानी में जलीय कचरा मिला हुआ है, इसको क्या करा जाता है, पंप हाउस तक में ले जाकर एकत्रित किया जाता है। इसे पुनः संयंत्र यानी सीवेज प्लांट तक लाया जाता है। यहाँ बने लोहे की जाली में मोटे कचरे जैसे कि कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद बचे हुए जल को अवसादन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ पर जो भी कपड़े के जो कतरन है, चिंदी है, पेपर और प्लास्टिक के टुकड़े, यहाँ पे उनको अलग कर लिया जाता है। उसके बाद इसको अवसादन टैंक में भेजा जाता है, जिसको सेडिमेंटेशन टैंक भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अवसादन टैंक में क्या होता है, ये अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, जिसे प्राथमिक कीचड़ कहा जाता है। इधर पे इस वाले टैंक में जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और इन अशुद्धियों को प्राथमिक कीचड़ कहते हैं। इस कीचड़ को अपघटित किया जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों की मदद ली जाती है। जो सूक्ष्म जीव है, यहाँ जो अशुद्धियां हैं, वो क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेंगे, अपघटित करेंगे, इनको तोड़ेंगे, अशुद्धियों को तोड़ेंगे और फिर इसका उपयोग बायोगैस और जैव उर्वरक बनाने में किया जाता है। मतलब प्राथमिक जो उपचार है उसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता से उनको कचरे को अपघटित किया जाता है और जो प्राथमिक कीचड़ उसमें मिलता है उसमें क्या बनाई जाती है, उससे बायोगैस और जैव उर्वरक। तो ये हो गया प्राथमिक उपचार। दूसरा होता है द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में क्या करा, कपड़े के, कागज के और प्लास्टिक, जो भी मोटा वाला जो कचरा होता है, जलीय कचरा जो पानी में मिला होता है, उसको अलग किया जाता है और सूक्ष्म जीवों की सहायता से अपघटित करा जाता है। जो गंदगी रहती है वो नीचे बैठ जाती है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से उसको अपघटित करते हैं और जो उससे बायोगैस और जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। अब द्वितीयक उपचार में क्या होता है, प्राथमिक उपचार के बाद जल द्वितीयक उपचार के लिए आता है, इधर पे आएगा लोडिंग टैंक, ठीक है। और इस प्रक्रिया में अवसादन टैंक से आने वाले जल को वातन टैंक में भेजा जाता है। यहाँ उपस्थित वायु जीवाणु जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, जो जीवाणु है वो क्या करेंगे, उसको ऑक्सीकृत कर देंगे। यह क्रिया पूर्णतः जैविक क्रिया होती है। जीवाणुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए टैंक में बाहर से ऑक्सीजन को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ पे अंत में इसमें बची सारी अशुद्धियों को हम द्वितीयक कीचड़ कहते हैं। पहले वाले जो प्राथमिक उपचार में जो कीचड़ मिलता है वो प्राथमिक कीचड़ हुआ और द्वितीयक उपचार में जो कीचड़ मिलेगा, जहां पर क्या करा जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई करी जाती है अतिरिक्त है, तो यहाँ जो आपको अशुद्धि मिलेगी वो द्वितीयक कीचड़ कहते हैं। इसकी सहायता से जैव उर्वरक और बायोगैस बनाए जा सकते हैं। अब इन बायोगैस का उपयोग कहाँ करेंगे, ईंधन के रूप में कर लिया जाता है। बायोगैस का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसके बाद उपचारित जल को कहाँ भेजेंगे, क्लोरीनेशन टैंक में। यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन गंदगी, जो गंदगी है नीचे हो गई और शुद्ध पानी ऊपर। अब इस पानी को कहाँ भेजा जाएगा, क्लोरीनेशन के लिए, ठीक है, क्लोरीनेशन टैंक में भेजा जाता है। अब ये कहलाता है तृतीयक उपचार। अब उपचारित जल को क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है, जिससे जल में उपस्थित हानिकारक जो सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं। जब ये जल यहाँ तक जो क्रिया हुई
उसके बाद जो जल आता है वो शुद्ध करने के लिए क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जो जल में सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात यह उपचारित जल स्त्रोतों में प्रवाहित कर दिया। इस क्लोरीनेशन टैंक के बाद इस जो अशुद्धियां दूर होने के बाद ये जल को कहाँ पे भेज दिया जाता है, कहाँ प्रवाहित कर दिया जाता है, जल स्त्रोतों में। फिर इस जल का उपयोग औद्योगिक और कृषि कार्यों के रूप में होता है। ये इस प्रकार से अवशिष्ट जल का उपचार होता है या इसका शोधन होता है। पहले इसमें फर्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है, जितने भी कपड़े की, पेपर की, प्लास्टिक की जो मोटी मोटी गंदी है उसको अलग करके उस पानी को यहाँ अपसादन टैंक में भेजा जाता है, जहां पर जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है, उसको प्राथमिक कीचड़ कहते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा उसको अपघटित किया जाता है। उसके बाद जो जल है वो लोडिंग टैंक में जाता है, वहां पे भी उसकी अशुद्धि दूर होती है, और उसके बाद वो जो पानी है वो वहां पे क्लोरीनेशन टैंक में भेज दिया जाता है, जहां पर कि सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाते हैं। फिर ये जो उपचारित जल है इसको जल स्रोतों तक पहुंचाया जाता है, वहां इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिए और कृषि कार्य के लिए किया जाता है। अब ये वाली बात तो हो गई कि बड़े स्केल में यदि हमको, है ना, और कुछ जो पौधे हैं जैसे जलकुंभी, यूकेलिप्टस, आपने सुना होगा ना, यूकेलिप्टस के ऑयल का उपयोग मच्छर भगाने में भी करते हैं, कॉइल में भी होता है। जलकुंभी जलीय पौधा है, वो भी क्या करता है वो भी, जो पानी में जो अशुद्धि है, जो दूषित जल को ये यूकेलिप्टस और जलकुंभी अवशोषित कर लेते हैं, अर्थात जल को शुद्ध करने में ये मदद करते हैं तथा वातावरण में शुद्ध जल वाष्प को मुक्त करते हैं। कैसे करेंगे शुद्ध जल अशुद्धि को ये अवशोषित कर लेंगे, शुद्ध जल वाष्प को वातावरण में कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, आपको सभी को मालूम है, पिछले पाठों में अपन पढ़ चुके हैं। इस बाष्पोत्सर्जन के दौरान जो पानी को वातावरण में छोड़ेंगे वो पानी कैसा रहेगा, शुद्ध रहेगा। अब तक हमने जल को शुद्ध करने के लिए उपचार जो भी पढ़े हैं, है ना, वे बड़े पैमाने पर होते हैं, लेकिन कुछ उपचार ऐसे भी होते हैं जिसे हम घर पर भी करके जल को शुद्ध कर सकते हैं, और वह सब आप लोग करते भी होंगे। यदि कभी पानी गंदा आता है ना, पीने का पानी, उपयोग करने का पानी गंदा आता है तो क्या करते हैं, उपयोग करने से पहले, है, उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां घुली रहती हैं, और कुछ तो घुलनशील अशुद्धि रहती है, कुछ उसमें अघुलनशील अशुद्धियां होती हैं। तो क्या आप हम इस अशुद्ध जल को घर पर पीने लायक बना सकते हैं? क्या करते हैं, आजकल तो मार्केट में वाटर फिल्टर मिलते हैं, कई लोग उसका उपयोग करके उस पानी को शुद्ध करके उपयोग करते हैं। और भी घरेलू उपचार क्या है, पानी को उबाल कर फिर उसको छान कर हम पानी को पीने लायक बना सकते हैं। पानी में यदि पानी गंदा है, ऐसा आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हम फिटकरी को घुमाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो जो अशुद्धि है क्या हो जाएगी, वो नीचे जम जाएगी, और उस पानी को छानकर हम उपयोग कर सकते हैं। और भी सोचिए क्या करते हैं, पानी को उबाल कर, ये फिटकरी वाला बताया, क्या करेंगे, फिटकरी को, जब पानी गंदा आ रहा है या अशुद्धियां हैं, इसके ऊपर हम फिटकरी को घुमाएंगे और थोड़ी देर के लिए पानी को रख देंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, और आप लोग ने ऐसा करके भी देखा होगा, जो अशुद्धियां हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। ये फिटकरी घुमाने के बाद यदि हम थोड़ी देर के लिए पानी को रख दें तो ये अशुद्धियां नीचे बैठ जाएंगी, और ऊपर साफ पानी, इसको हम निकाल कर उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो घरेलू उपचार है, पानी को उबाल कर या फिटकरी घुमाकर या वाटर फिल्टर के द्वारा, तो ये हम यदि छोटे स्तर पर कर सकते हैं, यदि जहाँ पानी का कम उपयोग है। यदि हमको बड़े पैमाने पर हम
इन उपचारों का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमने आपको जो अभी बताए हैं उपचार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उस उपचार की सहायता से हम पानी को, अवशिष्ट जल को या वाहित जल को शुद्ध कर पाते हैं। कुछ अन्य तरीके भी हैं और भी आपको मालूम होंगे कि आप पानी को शुद्ध करने के लिए क्या, एक तो सिंपल है कि कपड़े से पानी को छान लें, है ना? और पोटेशियम परमैंगनेट जिसको लाल दवा कहते हैं, उसकी सहायता से भी पानी को शुद्ध किया जाता है। क्लोरीन टैबलेट आती है, उसको भी डालकर पानी को शुद्ध किया जाता है। जब पानी में क्लोरीन रहती है, उस पानी को आपने पी के देखा होगा, पानी का स्वाद बदल जाता है, अजीब सा लगने लगता है ना वो पानी। तुरंत पता चल जाता है कि ये इसमें पानी में क्लोरीन मिला। तो उसकी सहायता से पानी को शुद्ध किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, क्लोरीन टैबलेट के द्वारा, पानी को उबाल कर, वाटर फिल्टर के द्वारा, छान कर, है ना, फिटकरी घुमाकर फिटकरी के द्वारा शुद्धियां दूर कर दी जाती हैं। ये सभी हमारे घरेलू उपचार हैं। अब हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, जागरूक नागरिक बनना चाहिए कि हम ऐसे चीजों का उपयोग करें या जो भी अवशिष्ट निकल रहे हैं उनका प्रबंधन करें, उसको यूं ही ना फेंकें ताकि जो हमारा जल है वो प्रदूषित होने से बचे। हम जानते हैं कि मानव ही अवशिष्ट पदार्थ की उत्पत्ति करता है। मान लीजिए जैसे आप स्कूल में आते हो पढ़ने तो क्या करते हो, पेपर किताबें फाड़ी फेंक दी, पेंसिल छीली उसका कचरा फेंक दिया, है ना, पेन टूटे, प्लास्टिक के पेन टूटे उसको वहीं फेंक दिया, खाना फेंक दिया, ये सब क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है ना? तो हम ही खुद जिम्मेदार हैं इस गंदगी को, इस अवशिष्ट व्यर्थ पदार्थों को उत्पत्ति करने के लिए। तो उन्हें हर जगह हम ही फैलाते हैं और जिसकी वजह से उसमें से दुर्गंध आती है और कई बार ऐसे कूड़े की वजह से रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारी फैलाते हैं। तो हमने देखा कि अवशिष्ट पदार्थ हमारे लिए कितने हानिकारक है। यदि गंदा पानी जमा है तो क्या होगा, मच्छर पैदा होंगे, है ना? मच्छर पैदा मतलब मलेरिया होगा। उस गंदे पानी को पिएंगे तो पेट संबंधी बीमारी होंगी। उस पानी से यदि आप नहाएंगे तो त्वचा संबंधी रोग होंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, खराब हो जाएगा। और अभी जो ये कोरोना पीरियड चला था कोविड में, इस पे सबसे ज्यादा क्या करा था, कहा भी गया था कि आप सफाई पे ध्यान दीजिए, अपने को बहुत साफ सुथरा करिए, साफ सुथरा खाइए, पौष्टिक भोजन खाइए, है ना? क्योंकि क्या करना था, इस बीमारी से लड़ने के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी था। यदि आप सफाई से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। बचाव के उपाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी गंदगी उत्पन्न हो रही है जिसके लिए हम स्वयं जवाबदार हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अवशिष्ट पदार्थों से फैलने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अब वो सावधानियां कौन कौन सी हो सकती हैं, आइए हम आपको बताते हैं। हमेशा कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए और अपने आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। आपके स्कूल्स में भी रहता है, नगर निगम के द्वारा भी स्कूलों में सभी जगह पे डस्टबिन दिए गए थे बड़े बड़े, कि आपको उपयोग करने के लिए जो भी आपके स्कूल में गंदगी आती है, उत्पन्न होती है, उसमें आपको डालना है। ठीक है, घरों में तो हम लोग कूड़ेदान का अपने डस्टबिन का उपयोग करते हैं, लेकिन अपने घर को तो हम साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन वातावरण को हम, पर्यावरण को गंदा, हमारा घर साफ रहे, हम बाहर कचरा निकाल देते हैं, है ना? ऐसा होता है। तो क्या करना है, कचरा फेंकने के लिए हमेशा, चाहे घर में हो बाहर, सब जगह डस्टबिन लगे होते हैं, उसी में कचरा डालना, ये हमारी ड्यूटी है, इसको आपको आदत में शामिल करना चाहिए।
यदि हमारे मोहल्ले या आसपास की परिस्थितियां सही नहीं है, तो हमें नगर पालिका या पंचायत को इससे अवगत कराना चाहिए ताकि वो कुछ बड़ा कदम उठाएं और मोहल्ले को साफ रखने में हमारी सहायता कर सकें। आपने देखा होगा सुबह-सुबह गाड़ी वाला आता है कचरा लेने के लिए। उसमें म्यूजिक बजता है ना? जिससे आपको घर में रहते ही पता चल जाता है कि गाड़ी वाला वो बजाता आता गाड़ी वाला आया, ज़रा कचरा निकाल, है ना? देख, देख, देख तू यहाँ-वहाँ ना फेंक। ये सब गाने उसमें बजते रहते हैं और जिससे आपको पता चल जाता है कि हमको वो कचरा उस गाड़ी में डालना है। ऐसा करने से क्या होता है, आपका घर, आपका आस-पड़ोस सब साफ-सुथरा रहता है। आजकल तो इस कचरे का पुनः मतलब रिसाइकिल होकर कठोंदा में अपने जबलपुर में कठोंदा में इस कचरे से बिजली बनने का प्लांट लगा हुआ, उस कचरे की सहायता से बिजली बनाई जा रही है। तो इसका जो है यदि हम कचरे को जो निपटारा है कचरे का सही तरीके से करें तो हम उसको रिसाइकिल करके कई उपयोग में भी लाया जा सकता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम बनते तक यदि मतलब अपशिष्ट को तो यदि आपसे यदि गंदगी हो रही है, तो उस गंदगी का निपटारा आपको स्वयं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप अपने को साफ-सुथरा रख रहे हैं, अपने घर को और अपने आस-पड़ोस को गंदा कर रहे हैं। तो कचरा यदि कुछ निकलता है, तो उसको आपको डस्टबिन में ही डालना है, कूड़ेदान में ही डालना है और जब वो कचरा वाला कचरा लेने आता है, तो उसकी गाड़ी में कचरे को डालना है। अब यदि हम इस प्रकार ये आदत को हम यदि शामिल नहीं करते हैं, कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करते हैं, तो क्या हो सकता है? स्वच्छता की कमी से क्या हो सकते हैं? कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे भारत में पूरी जनसंख्या का 22% भाग आज भी शौचालय की सुविधा से वंचित है, जो कि हमारा मूलभूत अधिकार है। आज भी हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग खुले स्थान जैसे कि रेल की पटरियां, सड़क किनारे, खेत में या कभी-कभी जल में भी सीधा मल त्याग करते हैं, क्योंकि जो उनका ये अधिकार है, वो उनको जो मूलभूत अधिकार है, आज भी वो जो है लोग उससे वंचित हैं। ये मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक बहुत बड़ा कारण है। इससे सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों ही दूषित होता जाता है। यह आगे जाकर कई सारी बीमारियों को फैलाते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस तथा पेचिस जैसे रोग। तो उसके लिए क्या करना है? वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था, है ना? तो इस अस्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए हम कुछ वाहित मल निपटान के तंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सेप्टिक टैंक वगैरह। और ये तो अब सभी जगह गांव तक में भी सरकार द्वारा इसकी व्यवस्था करी गई है शौचालय की, है ना? तो रासायनिक शौचालय का उपयोग कर सकते हैं, कम कंपोजिट पिट का प्रयोग जो कि मल से बनाया जाता है। फिर शौचालय मल का उपयोग बायोगैस के उत्पादन में भी कर सकते हैं और बायोगैस का उपयोग काय में करते हैं? ईंधन के रूप में। अब हमको सार्वजनिक स्थलों पर भी हमारी जवाबदारी है, हमारी ड्यूटी है कि उस जगह पे हमको स्वच्छता बनाए रखना है। हम अपने आसपास सार्वजनिक स्थल देख पाते हैं, जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बाजार इत्यादि, जहाँ बहुत भीड़-भाड़ होती है और इसी कारण यहाँ ज्यादा मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। इस कारण से यहाँ रोग फैलने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो इन रोगों को फैलने से रोकने के लिए सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सरकार द्वारा 2 तरह के कूड़ेदान रखवाए गए हैं। आप सभी जगह नगर निगम से भी उसमें जो कूड़ेदान दिए गए थे, स्कूलों को भी दिए गए थे और आपने देखा होगा हर दुकान के सामने आजकल
मार्केट में एक डस्टबिन रखा होता है। गाड़ी वाला भी जो कचरा उठाने आता है, उसमें भी 2 प्रकार के जो उसमें व्यवस्था रहती है, एक में गीला कचरा डालने की, दूसरे में सूखा कचरा डालने की। तो हरा जो रहता है कूड़ादान या डस्टबिन, उसमें गीला कचरा जो नष्ट हो सकता है, मतलब उस जिसको खत्म किया जा सकता है, और जो नीला वाला डस्टबिन होता है, उसमें सूखा कचरा जो कि रिसाइकिल हो सके। इसलिए 2 प्रकार के डस्टबिन का उपयोग किया जाता है। एक नील हरा वाला जिसमें गीला कचरा डाला जाता है, जिसको कि आप नष्ट कर सकते हैं, और एक होता है हरे वाले में गीला कचरा होता है, जिसको आप उसमें जो भी है उसको नष्ट कर सकते हैं, और जो एक में सूखा कचरा डाला जाता है जिसमें कि आप उसको रिसाइकिल करें। गीले वाले कचरे से आप जैविक खाद बना सकते हैं, है ना? उसको तो हरे वाले में गीला कचरा डाला जाता है, नीले वाले में सूखा कचरा, और वो भी वैसा जिसको आप रिसाइकिल कर सकें। नष्ट होने वाले कूड़े, कागज, पत्ते इत्यादि को गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना ली जा सकती है। अतः अपने पर्यावरण को स्वच्छ तथा स्वस्थ रखने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए? एक अहम कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह हम सभी की जिम्मेदारी है तथा अपने जीने के तौर तरीकों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। यदि हमें बीमारियों से बचना है ना? अपने को स्वस्थ रखना है, तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने आस-पास गंदगी को ना फैलने दें, और पानी को जो भी है, जो अवशिष्ट पानी है, गंदा पानी है, उसको शुद्ध करके ही उपयोग करें, नहीं तो क्या होगा, उससे बीमारी फैल सकती है। इसीलिए देखिए आजकल जो भी त्योहार होते हैं, गणेश विसर्जन होता है या दशहरे में देवी जी का विसर्जन होता है, इसलिए एक कुंड बना दिया जाता है, उसी में विसर्जन के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि क्योंकि जो पानी है ना? आपको सभी को मालूम है, एक बहुमूल्य संसाधन है, वो मात्र 1% उपयोग के लायक है। तो वो दूषित ना होने पाए, इसलिए इन सब चीज़ों पर रोक लगाइए। एक कुंड की में ही उन मूर्तियों को विसर्जन के लिए कहा जाता है। और इस साल तो ऐसा भी रहा कि बोला गया था कि आप लोग छोटी मूर्तियाँ रखिए और उनको घर में ही क्या करिए, गमले में या उसमें विसर्जित करिए, और उसमें क्या करिए, एक नया पौधा लगाइए, उसको आप पुनः उसको उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से जो जल है हमारा दूषित नहीं होगा। और ग्वारी घाट देखिए, इस बीच में आप लोगों ने भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा, जो गंगा जी इतने सालों से प्रदूषित थी, कितनी गंदगी थी, और उसको सफाई के लिए कितने प्रयास किए जा रहे थे। तो इस लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ, बाहर लोगों को निकलने नहीं मिला। बाहर नहीं निकलने मिला मतलब वो गंदगी नहीं फैला पाए। हम और आप उस गंदगी को नहीं फैला पाए, क्योंकि हम लोग अपने घरों में थे, तो वो गंगा जी अपने आप स्वयं ही बहुत कैसी हो गई, साफ हो गई। जबकि उसको साफ करने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे थे। तो प्रकृति ने अपने आप को खुद ही बैलेंस कर लिया, संतुलित कर लिया, अपने को साफ-सुथरा कर लिया। जो ओज़ोन लेयर का आपने बोला था कि छेद हो रहा है, इस लॉकडाउन के कारण वो छेद भी भर गया। तो आप समझ सकते हैं कि सफाई से रहना कितना आवश्यक है। हमको अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, खुद स्वस्थ रहने के लिए, हमें अपने आस-पास सफाई रखना बहुत ही आवश्यक है। और ग्वारी घाट में भी बोल दिया गया था कि दीपदान ना करें। सब घरों से जो भी है विसर्जन का सामान रहता था, किताबें पुरानी और भगवान के चढ़े फूल सब लोग ले जाके क्या करते थे, ग्वारी घाट में विसर्जित कर देते थे। तो वहाँ पर भी आजकल बड़े-बड़े डस्टबिन रख दिए गए हैं। यदि आप लाए भी हैं तो पानी को दूषित मत करिए, उसी कूड़ेदान में
उस अपने जो विसर्जन का सामान है रखिए। वहाँ पर साबुन का उपयोग करके मत नहाइए, कपड़े नहीं धोइए, है ना? सब जानते हैं इन सब कामों से पानी हमारा प्रदूषित होता है। उसके बाद भी ये कार्य सब लोग करते हैं और पानी को गंदा करते हैं। तो हमारी ही ड्यूटी है कि हम सभी को जागरूक करें कि ऐसे वाले कोई कार्य ना करें जिससे कि पानी दूषित हो। तो ये हमारी ही ड्यूटी है कि हमको कम से कम मतलब यदि आपसे कोई अवशिष्ट निकल रहा है तो उसका निपटाने के लिए डस्टबिन का उपयोग ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि अपने आस-पास का जो क्षेत्र है उसको साफ कर दिया, दूसरे के घर को गंदा कर दिया। इस मानसिकता को हमको बदलना होगा और बहुत हद तक हम इसमें सफल भी हो गए। आजकल देखिए जब गाड़ी वाला कचरा लेने आता है, तभी हम घर से निकल के उस गाड़ी में कचरा डालते हैं। तो यदि हम इन सभी बातों को अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं, तो हम निरोगी बन सकते हैं। तो हमने आज आपको बताया अवशिष्ट जल, है ना? अवशिष्ट जल की कहानी। इससे पहले हमने जल वाले पाठ पढ़ा था, उसमें भी बताया था कि जल का संरक्षण क्यों ज़रूरी है और आज हमने पढ़ा जो अवशिष्ट जल है, उसको हम शुद्ध करके कैसे उपयोग में ला सकते हैं। उन अवशिष्ट जल को शुद्ध करके हम कहाँ-कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कृषि कार्यों में, औद्योगिक क्षेत्र में। तो आज आपको क्या करना है, यदि ये छोटे तरीके यदि आपको नहीं मालूम है, यदि घर में पानी की सप्लाई गंदी होती है, तो आप किन तरीकों के द्वारा किन घरेलू उपचार अपनाकर पानी को शुद्ध करते हैं। पानी की सप्लाई गंदी हो रही है, गंदा पानी आ रहा, तो उस पानी को पीने से बचना है, नहीं तो पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। उस पानी को क्या कर सकते हो आप? उबाल कर उसको शुद्ध कर लीजिए या उसमें फिटकरी घुमा दीजिए, है ना? और और क्या कर सकते हैं? पानी को छान कर उपयोग करिए। इन सब आदतों को इस तरह से आप पानी को शुद्ध करके उपयोग करिए, तो आप बीमारियों से बच सकते हैं और घर में कहीं पे गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसका निस्तारण करिए, उसको अलग करिए, नहीं तो क्या होगा? मच्छर आएँगे, उसमें मच्छर पैदा होंगे और उससे क्या होगा? मलेरिया रोग हो सकता है। तो और जो भी आप गंदगी आपकी निकल रही है, यदि आप खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब्जी के छिलके निकल रहे हैं, जो भी आपके ठोस अवशिष्ट निकल रहे हैं, यदि वो उसका निस्तारण आप पानी में या ऐसे फेंक के ना करके, यदि वो गाय के खाने लायक चीज़ें हैं, तो उनको खिला दीजिए। इस प्रकार आप उसका उपयोग कर सकते हैं। पेपर का उपयोग आप रिसाइकिल करके उसकी लुगदी बनाकर, है ना? के खिलौने, पेटे बहुत सारे सामान बना सकते हैं। इस प्रकार से और जो पत्तियाँ घर में जो पेड़-पौधों से निकलती हैं, उसकी आप जैविक खाद बना सकते हैं। किसी गमले में रख दीजिए उसको मिट्टी की सहायता से। थोड़े समय बाद क्या उसमें खाद बन जाएगी, उसमें नए पौधे लगा सकते हैं आप। इस प्रकार आप बहुत हद तक कचरे के निपटारे में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आप अपने आदतों में इन सब बातों को शामिल करिए, खुद को और अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखिए। हमारा आज का ये अध्याय लास्ट था, अंतिम अध्याय था। हमने आपको जितने भी पाठ पढ़ाए हैं, उसका आप रिवीजन करिए, पढ़िए और अपनी परीक्षा की तैयारी करिए।